हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, जैसे कि हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कुछ बेसिक कंपटीशन पॉइंट्स की सीरीज चल रही है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ 16 पॉइंट्स के अप्रोक्स आर एनवायरमेंट चैप्टर से डिस्कस करवाए थे। तो ये सीरीज में इसी में आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 17 से लेकर के 28 तक के सारे टॉपिक्स के लेकर के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ बहुत अच्छे से डिटेल वाइज आपको यहाँ समझाऊंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है, पोस्ट होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस, पॉइंट नंबर 17 हमसे बोलता है कि फोटोकॉपी मशीन मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न करती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये इकोसिस्टम से भी रिलेटेड है। तो फोटोकॉपी की मशीन उत्पन्न करती है ओजोन गैस, जिसका फॉर्मूला है O3। और ये बात मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बताई है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है हमारे एनवायरनमेंट में से, ताकि वो डायरेक्टली अर्थ पर ना आए और हमें अफेक्ट ना करे। तो जितनी भी फोटोकॉपी की मशीन्स जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज जिनका यूज़ कर रही हैं, वो कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से ओजोन गैस की प्रोडक्शन होती है जो कि ओजोन लेयर को धीरे धीरे अफेक्ट करेगी। अच्छा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ये छोटे से छोटे बच्चों को मालूम होता है, दैट इज नाइट्रोजन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर ये स्थित है, तो ये कीनिया में स्थित है, नैरोबी। कीनिया में एक जगह है नैरोबी, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है, हेड ब्रांच ऑफिस जिसे बोला जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा जीके का क्वेश्चन है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, MP, क्योंकि वहां पर टाइगर की संख्या बहुत ज्यादा है। चीते यानी जो टाइगर्स होते हैं वहां पर मैक्सिमम परसेंटेज में पाए जाते हैं। पर्यावरण का कवच, रक्षा कवच किसे कहा जा रहा है, ओजोन परत को। तो देखिए फिर से वही चीज आ गई है, ये क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ क्रस्ट पर आने से रोक रही है। रोकने वाली यानी बचाने वाली हर चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि रक्षा कवच का काम कर रही है, दैट इज ओजोन लेयर, ओजोन परत। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ये सब आप लोगों को मालूम है, NEERI यानी कि N फॉर नेशनल, E फॉर एनवायरमेंट, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च, I फॉर इंस्टीट्यूट। तो NEERI कहाँ पर स्थित है, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड, यानी ओजोन परत को प्रभावित करने वाली मुख्य गैस कौन सी है, CFC जिसे बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे AC, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलती है और हमारे एनवायरनमेंट को यानी ओजोन लेयर को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है BOD। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD की फुल फॉर्म क्या हुई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए ये जो जल प्रदूषण को मापने के लिए यूज किया जाने वाला एक अपरेटस है ना। जो वाटर पोल्यूशन है, मुझे पता लगाना होता है कि वाटर में कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है या उसको एक्सट्रैक्ट मुझे करना हो, तो जल के प्रदूषण को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज करते हैं। अब ये BOD है क्या, आप इसको कैसे समझेंगे। देखिए BOD को समझने के लिए आपको छोटी सी एक चीज जाननी होगी कि जो भी पानी हम लोग पीते हैं या यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। वो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको वहां से दूर करने के लिए हमें एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करने के लिए उन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स ये काम करते हैं ब्रेक डाउन करने का, उनको एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये जो BOD है वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाय द एनएरोबिक बायोलॉजिकल organisms to break down the organic material which is present in the water। क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा तभी हमारा वाटर पोल्यूशन पॉल्यूटेड माना जाएगा
और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट है जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म उनको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो अमाउंट BOD कहलाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन किन गैसों का संयुक्त रूप है। तो जैसे कि इसका नाम है CFC। नंबर 1 C इज स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन एंड द लास्ट C स्टैंड्स फॉर कार्बन। तो CFC के अंदर मुख्य रूप से क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन गैस उपस्थित होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इन तीन गैसों का मिक्सचर क्या होता है, CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है विश्व वानिकी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसे कि IDF के नाम से भी जाना जाता है। IDF इज द शॉर्ट फॉर्म IDF मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को हर साल एनुअली इसको मनाया जाता है। इसका जो मतलब कि एक तरीके से हम कहेंगे कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि IDF को एस्टेब्लिश कब किया गया था और क्यों किया गया था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को सबसे पहले 28 नवंबर 2012 को एस्टेब्लिश किया गया था। 2012 28 नवंबर को एक सर्वे किया गया था बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट असेंबली या जनरल असेंबली भी हम इसको बोलते हैं, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू एक सर्वे किया गया था। और उस सर्वे में इन्होंने पाया कि हर साल अप्रोक्स 13 मिलियन, अप्रोक्स कितने 13 मिलियन हेक्टेयर प्लांट्स, जिनको हम और भी बोल सकते हैं कि 32 मिलियन एकड़, या तो 13 मिलियन हेक्टेयर आप लोग याद रखिएगा या 32 मिलियन एकड़ आप याद रखिएगा। तो UNGA ने जो सर्वे किया था 2012 में, उन्होंने पाया कि हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर या 32 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं। हर साल इतने प्लांट्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या डिफोरेस्टेशन कर दिया जाता है। और ये जो 32 मिलियन एकड़ का एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली मैं बात कहूँ, अगर रफली मैं बात करता हूँ, तो ये इंग्लैंड के टेरेस्ट्रायल एरिया के इक्वल है। तो 80% ऑफ टेरेस्ट्रायल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है हर साल अगर इतने प्लांट्स डिफोरेस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे 2012 में उस सर्वे के बाद 28 नवंबर को IDF का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसको हर साल 21 मार्च को एनुअली मनाया जाता है। इसकी एक डेट फिक्स है, ये कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अर्थ डे कब होता है? अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, क्यों इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और सबसे पहला जो अर्थ डे था वो कब मनाया गया था। सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को में सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था यूनेस्को कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत ही शांति प्रिय पीस एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैकोनल। ये जो जॉन मैकोनल थे, उन्होंने अपना एक प्रपोजल, जॉन मैकोनल ने अपना एक प्रपोजल उस कॉन्फ्रेंस में रखा कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं, इस अर्थ के सम्मान में एक दिन घोषित किया जाना चाहिए, यानी कि ऑनरेबल डे ऑफ अर्थ का होना चाहिए। तो उनके इस आइडिया से प्रभावित होकर के, अफेक्ट होकर के, सबसे पहले 1969 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उनके इस आइडिया से प्रभावित होकर के 21 मार्च 1970 को, 21 मार्च यानी कि 21 महीना तीसरा और 1970 को सबसे पहले नॉर्थन हेमिस्फेयर में एक डे घोषित किया गया जिसको ऑनरेबल डे ऑफ द अर्थ बोला गया। लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्लीमेंटेशन होते चले गए। इम्प्लीमेंटेशन होते के साथ साथ उनके इस विचार से प्रभावित होकर के एक दूसरे यंग एक्टिविस्ट आए जिनका नाम था डेनिस हेज। डेनिस हेज ने अपना एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना इस डे को केवल नॉर्थन हेमिस्फेयर में ना बना करके बल्कि नेशन वाइड बनाया जाए। तो नेशन वाइड बनाने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे नेशनल सर्वे किए। ये एक नेशनल कोऑर्डिनेटर भी थे और यंग, बहुत ज़्यादा
एक तरीके से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, जैसे हम लोग आज नौजवान हैं, उस टाइम के ये अपने एक नौजवान थे जिनको नेशन वाइज सर्वे करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने बहुत सारे नेशनल सर्वे करने के बाद ये कहा कि इस दिन को नॉर्थन हेमिस्फीयर में ना बना करके बल्कि पूरे नेशन के लिए बनाया जाए। तो नेशन वाइड इस डे को बनाया गया और उन्होंने इस दिन का नाम दिया अर्थ डे। तो इस तरीके से 22 अप्रैल को पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर क्या बनाया जाता है? अर्थ डे बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पर्यावरण का दुश्मन किस पौधे को कहा जाता है। तो देखिए, पर्यावरण का जो दुश्मन है वो यूकेलिप्टस का पेड़ है। यूकेलिप्टस के प्लांट्स को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। इसको दुश्मन मानने के पीछे का रीज़न है कि यूकेलिप्टस के पेड़ में से एक ऑयल निकलता है जो कि इन पेड़ को बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल बना देता है। तो फ्लेमेबल होना किसी भी प्लांट का बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं पर आग लग जाए तो इस आग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और उसके पीछे का बेसिक रीज़न है कि इनके प्लांट्स में से, इन ट्रीज़ में से एक ऑयल सिक्रीट होता है जो इनको फ्लेमेबल बनाता है। और एक बोटेनिस्ट थे, अहमद उनका नाम था। अहमद बोटेनिस्ट ने भी ये बताया कि अगर किसी वाटर रिजर्वायर के चारों तरफ या वाटर रिजर्वायर के एक तरफ या उसके चारों तरफ 10% ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज भी लगा दिए जाएं तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि 10 साल में उस रिजर्वायर का 20% पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये भी एक उसके पीछे का रीज़न है कि इसको पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। बहुत सारे सर्वे होने के बाद ये सब चीज़ें पता चली हैं। बांग्लादेश के भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात वेरीफाई की है कि अगर यूकेलिप्टस के ट्रीज़ को किसी वाटर रिजर्वायर के आसपास लगाया जाए तो उसके वाटर लेवल में क्या आनी शुरू हो जाती है? कमी आनी शुरू हो जाती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, सब्बा खैर।